मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बीज के परिवर्तन का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम फल के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से फल यानी कि फ्रूट का विकास होता है। देखिए, हमें पता है कि द्विनिषेचन हुआ। द्विनिषेचन के बाद बीजांड ने किसका निर्माण किया था? बीज का। और अंडाशय किसका निर्माण कर देगा? फल का। अंडाशय किसका निर्माण करेगा? फल का। लेकिन यह परिवर्तन कब होगा? निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद होने वाले प्रक्रम है ये कि जैसे ही नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन हुआ तो जो बीजांड है, यह बीजांड क्या बना लेगा? बीज का निर्माण कर लेता है, जबकि अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। जब हम फल की बात करते हैं तो फल दो प्रकार के होते हैं। फल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के। एक तो होते हैं वास्तविक फल या सत्य फल, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रू फ्रूट। जबकि जो दूसरे वाले फल है वो कौन से फल होते हैं? आभासी फल। आभासी फल, जिन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट। फल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वास्तविक फल या सत्य फल, जिन्हें क्या कहा गया है? ट्रू फ्रूट्स। जबकि जो दूसरे प्रकार का फल है वो क्या कहलाते हैं? आभासी फल, जिन्हें क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जब अंडाशय से किसका निर्माण हो रहा है? फल का, तो इस तरह के फल को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक फल। किंतु यदि फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पुष्पासन आदि भाग सम्मिलित हो, तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कह देते हैं? आभासी फल। तो क्या देखा हमने? यदि फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो क्या हो जाएगा? ये वास्तविक फल। लेकिन क्या हुआ? अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज और पुष्पासन शामिल, तो इसे क्या बोल देंगे हम? आभासी फल। जैसे आभासी फल की बात करें तो हम सेव को जो हम भाग खाते हैं वो कौन सा है? ये पुष्पासन का क्या होता है? रूपांतरण होता है। जो सेव में जो हम सेव को खाने के काम में लेते हैं वो किसका रूपांतरण है? पुष्पासन का। तो कैसा फल हो गया ये? आभासी फल। तो आभासी फल का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? सेव। अब देखिए, जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद कुछ हार्मोनों का संश्लेषण होता है। कैसे हार्मोन? निषेचन के बाद वृद्धि हार्मोन संश्लेषित होते हैं। इन्हीं वृद्धि हार्मोनों के प्रभाव से क्या होगा? जो अंडाशय है वो फल में, और जो अंडाशय की जो भित्ति है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, जो सामान्यतः फल है वो कब बनेंगे? निषेचन के बाद। लेकिन कभी कभी निषेचन की अनुपस्थिति में भी फल बन गया, निषेचन नहीं हुआ, फिर भी किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण। तो निषेचन की अनुपस्थिति में बनने वाले फल कैसे होते हैं? अनिषेक फल। क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल। निषेचन के बिना, देखिए हमने बात की कि जनरली जो फल बनते हैं वो कैसे बनता है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद। लेकिन कभी कभी निषेचन की अनुपस्थिति में भी फल का निर्माण हो जाता है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? अनिषेक फल। यानी अनुपस्थित, निषेक यानी निषेचन, बिना निषेचन के जो फल बना उसे क्या बोल दिया? अनिषेक फल। और इस तरीके से जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल देंगे हम? अनिषेक फलन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? अनिषेक फलन। अब बहुत सारे वृद्धि हार्मोन ऐसे हैं जो बिना निषेचन के ही फल के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन क्या है? निषेचन की अनुपस्थिति में फल का निर्मित होना। जब फल का निर्माण निषेचन की अनुपस्थिति में होगा तो इसे क्या बोल देते हैं हम? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले फल को क्या बोल देंगे हम? अनिषेक फल। यानी कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट
इस प्रकार के जो फल होते हैं इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, यानी कि इनमें क्या अनुपस्थित होते हैं, बीज अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बीज का निर्माण किसका होगा, कैसे होगा, निषेचन के बाद। जब निषेचन ही नहीं हो रहा तो क्या बीज निर्मित होगा, नहीं होगा। तो बीज रहित जो फल है, अनिषेक फल को हम क्या कह सकते हैं, बीज रहित फल। बीज रहित फल, देखिए अनिषेक फलन में आजकल जैसे पपीता है, तरबूज, बीज रहित पपीता, बीज रहित तरबूज, बीज रहित अंगूर, ये सब किससे बन रहा है, अनिषेक फलन से बन रहा है। अनिषेक फलन को हम वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति में कर सकते हैं। यदि आप वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन का छिड़काव करें पादपों पर, यदि आप पादपों पर पादप हार्मोन का छिड़काव करें तो क्या हो जाएंगे, आपके बीज रहित फलों का निर्माण होता है, यानी कि अनिषेक फलों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। इस तरह के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो कौन कौन से हार्मोन है, इसके लिए 2 हार्मोन उत्तरदायी है। पहला तो है ऑक्सिन और दूसरा कौन सा है, जिब्रेलिन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनिषेक फलन को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, या अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन भी अनिषेक फलन को प्रेरित करता है और जिब्रेलिन हार्मोन भी अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। लेकिन हम ऑक्सिन की तुलना में जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग अनिषेक फलन के लिए ज्यादा करते हैं। तो ये हुआ हमारा फल का विकास या फल का परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि क्या है, पीढ़ी एकांतरण। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी किस तरीके से पीढ़ी एक के बाद एक एकांतरित क्रम में आती है। देखिए हम जानते हैं कि पादपों में एक तो होती है अगुणित अवस्था और एक अवस्था होती है द्विगुणित अवस्था। यदि अगुणित अवस्था के बाद द्विगुणित अवस्था निर्मित हो और द्विगुणित अवस्था की क्या निर्मित करे, अगुणित अवस्था निर्मित करे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। अगुणित अवस्था को हम n से दर्शाते हैं, जबकि द्विगुणित अवस्था को किससे दर्शाते हैं, हम 2n से दर्शाते हैं। जब द्विगुणित अवस्था की हम बात करते हैं तो पादप की द्विगुणित अवस्था को इसके द्वारा दर्शाई जाती है, बीजाणुद्भिद अवस्था के द्वारा। जो पादपों की 2n अवस्था है, जो द्विगुणित अवस्था होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था। जैसे हम बात करते हैं कि किससे प्रारंभ होगी बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मनज से। सबसे पहले एकल कोशिका जो युग्मनज निर्मित होती है, यही तो द्विगुणित कोशिका होती है, और यह युग्मनज आगे क्या बना देगी, भ्रूण का निर्माण कर देती है। देखिए जो पादप की द्विगुणित अवस्था है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, आपके सबसे पहले युग्मनज के द्वारा। और युग्मनज कैसी संरचना है, एकल कोशिका की द्विगुणित संरचना है। निषेचन के बाद युग्मक संलयित हो गए और किसका निर्माण कर देते हैं, एक कोशिका युग्मनज का निर्माण कर देता है। यह युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण में प्रांकुर के द्वारा प्ररोह तंत्र और मूलांकुर के द्वारा मूल तंत्र का निर्माण होता है। मूल तंत्र की बात करें तो इसमें जड़ सम्मिलित है, जबकि प्ररोह तंत्र की हम बात करें तो तना, पत्ती, पुष्प और पुष्प के विभिन्न भाग किसमें शामिल होते हैं, ये प्ररोह तंत्र में सम्मिलित होते हैं। जब हम अगुणित अवस्था की बात करते हैं तो इस अगुणित अवस्था को हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था। कौन सी अवस्था बोला जाता है, इसे युग्मकोद्भिद अवस्था भी कहा जाता है। इस युग्मकोद्भिद अवस्था को हमने n से दर्शाया, जिसके अंदर क्या शामिल है, युग्मक। जो पादप के युग्मक है वो किसको दर्शाएंगे, अगुणित अवस्था को। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि युग्मक सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक सम्मिलित है। तो क्या हो गया पीढ़ी एकांतरण, कि युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी और बीजाणुद्भिद अवस्था वापस क्या निर्मित कर देती है, युग्मकोद्भिद अवस्था निर्मित कर देती है। यह अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था में जो एकांतरण क्रम में पाया जाता है उसे क्या बोल देते हैं, हम पीढ़ी एकांतरण कह देते हैं। अब हम बात करते हैं द्विगुणित अवस्था की, तो द्विगुणित अवस्था ज्यादा प्रभावी होती है। जब हम आवर्त बीजी पादपों की बात करते हैं तो आवर्त बीजी पादपों में जो हम जड़, तना, पत्ती या पुष्प देखते हैं वो सारी कैसी अवस्था है,
2n अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है, तो द्विगुणित अवस्था ज्यादा प्रभावी होती है, जो कि युग्मनज से, किससे निर्मित हुई है ये, युग्मनज से। तो युग्मनज ने ही इसकी पहली कोशिका है जो आगे जाकर के द्विगुणित अवस्था का निर्माण करती है। अब इस द्विगुणित अवस्था में जड़, तना, पत्ती, पुष्प एवं पुष्प के विभिन्न भाग सम्मिलित है। क्लियर हो गया। अब देखिए अगुणित अवस्था क्या है, युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मक होते हैं नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंडकोशिका। दोनों ही कैसे हैं हमारे, अगुणित है, एन है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, ये निर्मित होता है। देखिए किस तरीके से होगा इनका एकांतरण, किस तरीके से होगा। यदि हम पादप की बात करते हैं तो पादप में नर जननांग और पादप में क्या है, मादा जननांग। नर और मादा जननांग एक पादप में भी हो सकते हैं और ये अलग अलग पादपों में हो सकते हैं। नर जननांग में क्या होगा, पुंकेसर को शामिल कर रखा है हमने। नर जननांग में क्या है, पुंकेसर। और पुंकेसर कैसी संरचना है, ये द्विगुणित संरचना है। हमने बात की थी कि पुंकेसर में जो परागकोश है आपके, परागकोश में भित्ति कोशिका भी 2n होती है और साथ ही साथ बीजाणुजन मात्र कोशिका भी कैसी होती है, 2n होती है। मादा जननांग की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्त्री केसर या अंडक को शामिल किया गया है, स्त्री केसर या अंडक। अब अंडक में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, कैसी संरचना है, ये भी द्विगुणित संरचना है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होता है इनमें, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पे तो क्या बनेंगे, परागकण। क्या निर्मित हो रहे हैं, परागकण। ये परागकण कैसे है, अगुणित। और यहाँ पे क्या निर्मित होता है आपका, मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश में क्या निर्मित होंगे, आपकी अंडकोशिका। और अंडकोशिका भी कैसी है, अगुणित। क्लियर हो गया। नर जननांग में नर युग्मक निर्मित हो गया और मादा जननांग में मादा युग्मक निर्मित हो गया। अब ये निषेचन करेंगे, नर और मादा युग्मक मिलेंगे आपस में, संलयित होंगे और संलयित होकर किसका निर्माण कर देते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। और यह युग्मनज क्या हो गई, 2n कोशिका। यानी कि देखिए पुष्प में अगुणित अवस्था बनी और दो अगुणित अवस्थाओं के संलयन से क्या बन गया, द्विगुणित अवस्था बन गई। यह युग्मनज फिर विकसित होगा, विकसित होकर इसमें दोबारा युग्मज के विकसित होने के बाद दोबारा इसमें नर और मादा जननांग बनेंगे, वो पुनः युग्मकों का निर्माण करेगा और युग्मक दोबारा से संलयित होकर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित, तो आवर्त बीजी पादपों में अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्थाएं एकांतर क्रम में आती जाती, जिसे क्या बोल दिया है, पीढ़ी एकांतरण कह दिया है। इस पीढ़ी एकांतरण में अगुणित अवस्था अल्प समय के लिए उपस्थित होती है, अर्थात अप्रभावी होती है, बहुत कम समय के लिए दिखाई देती है। लेकिन जो द्विगुणित अवस्था है वो प्रभावी अवस्था है, वो लंबे समय तक उपस्थित रहती है। कैसी रहेगी ये, लंबे समय तक उपस्थित रहती है। क्लियर हो गया। इसे हमने क्या कह दिया, पीढ़ी एकांतरण। तो आज के लिए इतना ही, इसे पढ़ लेना। थैंक यू।